हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो हम लोग डिस्कस करेंगे 5 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो वैसे तो आज 6 नवंबर है, बट हम 5 नवंबर का डीसीए डिस्कस कर रहे हैं। 5 नवंबर का डीसीए मैंने कल रिकॉर्ड किया था, बट उसमें कुछ साउंड का इशू हो गया था, साउंड आ नहीं रहा था, तो मैं वापस आपके लिए री रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर आज जो 6 नवंबर है और कल का डीसीए, आपको कल दोनों का डीसीए मिल जाएगा, है ना। तो ये हैं 3 टॉपिक्स आज के जो इम्पोर्टेंट हैं न्यूज़पेपर के हिसाब से। फ्यूचर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट, फ्यूचर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट जीएस पेपर 3, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। सेकंड, साइट्स वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। अफगानिस्तान अर्थक्वेक ज्योग्राफी। ये तीनों टॉपिक हमें डिटेल में पढ़ने हैं। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्यूचर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट के हिसाब से, है ना। जो भी कीवर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट लगे आप जरूर नोट करिए और कमेंट सेक्शन में भी डालिए। जो भी वोकेबलरी आपको अच्छी लगे, आपको नहीं लगे, उसको आप जरूर नोट करिए, मेंस में काम आएगा। तो पहले हम बात करते हैं फ्यूचर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट की बात कर क्यों रहे हैं? पहले पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि फॉरेस्ट की बात हो क्यों रही है। तो देखो, सीधी सी बात है, सीधा सा लॉजिक है, फॉरेस्ट को ग्रो कराना है। ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट इंडिया में लगाने हैं, है ना। फॉरेस्ट का कवरेज जो है वो बढ़ाना है। ठीक है, अच्छा, कवरेज बढ़ा के क्या होगा? फॉरेस्ट जो है, आपको बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, जो ट्रीज हैं वो CO2 को अपने अंदर लेते हैं, CO2 से अपना खाना वाना बनाते हैं। तो एक तरह से वो CO2 मतलब कार्बन, CO2 में मेनली क्या है? कार्बन है, ऑक्सीजन भी है, बट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करते हैं। ठीक है, ये CO2 जो है, ये CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या है? ये एक ऐसी गैस है जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ये CO2 गैस इन्वायरमेंट में जो हीट है उस हीट को ट्रैप कर लेता है। हीट को ट्रैप कर लेते हैं, तो जितना CO2 बढ़ेगा उतना हीट बढ़ेगा, उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। तो बेसिक बात है, CO2 को सिक्वेस्ट करने के लिए, CO2 को ट्रैप करने के लिए हम क्या लगाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, फॉरेस्ट लगाएंगे। और साथ साथ जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, अब इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए पूरी वर्ल्ड ने 1992 में रियो में समिट किया था, जिसको हम रियो समिट या अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। वहां पे यूनाइटेड नेशन की बहुत सारी अलग अलग संस्थाएं बनी थी, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज के लिए है, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब इसका काम क्या है? क्लाइमेट चेंज को रोकना। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हर साल ये मीटिंग करता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसमें कि कंट्रीज शामिल होती हैं। 2015 में, है ना, ये 1992 के बाद से 1993 4 94 के बाद से चल रहा है। 2015 में COP 21 होता है, क्योंकि 94 में पहली बार हुआ होगा, हर साल जोड़ोगे तो 2015 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 फर्स्ट टाइम हो रहा था। और ये पेरिस में हो रहा था, जिसको पेरिस क्लाइमेट समिट इसके नाम से भी जानते हैं। अब हर कंट्री ने प्लेज लिया मतलब एक तरह से बोला कि वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड खुद से कम कर सकती हैं, उसके लिए बोलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। हर कंट्री का क्या कंट्रीब्यूशन होगा वो खुद डिटरमाइन करे। इंडिया ने भी डिटरमाइन किया कि हमें अपना पेड़ को बढ़ाना है, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को क्या करना है? कट करना है। तो अगर हम फॉरेस्ट ज़्यादा लगाएंगे तो ऑब्वियसली हम क्लाइमेट चेंज से डील कर रहे हैं और इंटरनेशनल जो नॉर्म्स है उसको फॉलो कर रहे हैं। इसी बिहाफ में ग्रीन इंडिया मिशन को एक तरह से इंडिया ने रिवाइज किया है। अब ग्रीन इंडिया मिशन नाम से ही क्लियर है, ग्रीन इंडिया, ग्रीन मतलब क्या होगा? ट्रीज लगेगा, ट्रीज। ग्रीन इंडिया मिशन ब्लूप्रिंट सीक्स टू रिस्टोर 25 मिलियन हेक्टेयर्स of degraded forest and non-forest land by 2030, aligning with India's nationally determined contribution target to create an additional carbon sink of 3.39 billion tons of CO2 equivalent। तो जितना पेड़ लगेगा वो पेड़ क्या करेगा? कार्बन को सिक्वेस्ट करेगा, या उसको हम कार्बन सिंक के लिए काम करेगा, तो 3.39 बिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट के बराबर पेड़ लगेगा। ग्रीन इंडिया मिशन क्या है? ग्रीन इंडिया मिशन का काम है पेड़ लगाना। पेड़ लगाएंगे तो ट्रीज बढ़ेगा, ट्री बढ़ेगा, ट्री कवर बढ़ेगा और फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा। ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर का मतलब क्या है? फॉरेस्ट कवर मतलब फॉरेस्ट एरिया की बात करेंगे। 1 हेक्टेयर से ज्यादा का जो एरिया है जिसमें फॉरेस्ट है, जिसमें
अगर मान लो ये बड़ा सा एरिया है, यहाँ पे फॉरेस्ट है, यहाँ पे ट्रीज है, ठीक है, 1 हेक्टेयर से ज्यादा का एरिया, उसमें अगर 10% हिस्से में ट्री लगा हुआ है, 10% हिस्से का कैनोपी कवर है, कैनोपी ट्री का कैनोपी ऊपर का छाता है ना, वो 10% एरिया को कवर कर रहा है, बाकी मान लो ग्रासेस भी हैं, कुछ और भी है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको फॉरेस्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे उसको फॉरेस्ट कवर हम बोलते हैं जिसमें एरिया 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो और कैनोपी कवर 10% से ज्यादा की डेंसिटी का हो। और ट्री कवर में ऑब्वियसली 1 हेक्टेयर से कम आ जाएगा, है ना, और 10% से भी कम हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्री कवर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में ट्री कवर बहुत ज्यादा है ना, दिल्ली में हर जगह पे आपको 1-2 ट्री मिल जाएंगी, हर जगह तो नहीं बट बहुत जगह पे आपको ट्रीज मिल जाएंगी, तो ट्री कवर बहुत ज्यादा है, गोवा में काफी ज्यादा है। और फॉरेस्ट कवर ज्यादा किसमें होगा, लक्षद्वीप में, मिजोरम में, अंडमान में, अरुणाचल में, मणिपुर में। ये MOEFCC का रिप्लाई है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। ठीक बात है। तो ऑब्वियसली टारगेट क्या है, ये ग्रीन इंडिया मिशन 2014 में लॉन्च हुआ था, अभी इसको रिवाइज किया जा रहा है, कि कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ाया जा सके, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके, लाइवलीहुड को सिक्योर किया जा सके। टारगेट इज टू इंक्रीज फॉरेस्ट ट्री कवर ऑन 5 मिलियन हेक्टेयर्स एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑन अनदर 5 मिलियन हेक्टेयर। और अनदर 5 मिलियन हेक्टेयर लैंड पे फॉरेस्ट की क्वालिटी जो है उसको क्या की जा सके, इंप्रूव की जा सके। की फीचर्स ऑफ द रिवाइज ग्रीन इंडिया मिशन। अब ग्रीन इंडिया मिशन में क्या क्या रिवाइज किया गया है, माइक्रो इकोसिस्टम अप्रोच लिया जाएगा, लैंडस्केप स्पेसिफिक रिस्टोरेशन किया जाएगा, मतलब जो जैसा लैंडस्केप होगा उसके हिसाब से रिस्टोरेशन किया जाएगा। जैसे दिल्ली से जो पूरा आपको गुजरात तक अरावली पहाड़ियां जाती है, अरावली हिल्स जाता है, वहां अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, अरावली को रिस्टोर करने का प्रोजेक्ट चल रहा है। वेस्टर्न घाट पे वैसा प्रोजेक्ट चलेगा। हिमालयन इकोसिस्टम को सॉइल इरोजन से प्रिवेंट किया जाएगा। मैंग्रोव इकोसिस्टम, मैंग्रोव क्या है, ट्री है जो कोस्टल एरियाज में आपको मिलेगा, है ना, कोस्टल एरियाज में मिलेगा, जो सी की लहरों से प्रोटेक्ट करता है कोस्टल एरियाज को, तो वो भी वहां ब्लू कार्बन स्टोरेज तो समझ में आ ही रहा है, ट्री है तो कार्बन स्टोर करेगा, ब्लू मतलब ओशन, तो ब्लू कार्बन स्टोरेज और कोस्टल प्रोटेक्शन का काम कौन करेगा, मैंग्रोव करेगा। द रिवाइज्ड ब्लूप्रिंट एक्सपैंड एम्बिशन टू रिस्टोर 25 मिलियन हेक्टेयर of degraded forest and non-forest land by 2030, aligning with India's NDC commitment। इंडिया का नेशनली डिटरमाइंड कमिटमेंट के साथ अलाइन होगा, पेरिस अग्रीमेंट के साथ अलाइन होगा। रिस्टोरेशन विल बी कैरिड आउट थ्रू द रिकवरी ऑफ ओपन फॉरेस्ट, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड प्लांटेशन ऑन डिग्रेडेड लैंड्स। ठीक है, अब GIM सिग्निफिकेंट क्यों है, ग्रीन इंडिया मिशन, वाई ग्रीन इंडिया मिशन इज सिग्निफिकेंट, helps create an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons of CO2। Additionally 2.5 to 3 billion ton of CO2 equivalent बनाएगा by 2030 as part of India's Paris Agreement pledge। इंडिया के पेरिस एग्रीमेंट प्लेज के हिसाब से लाइवलीहुड को सिक्योर करेगा। अराउंड 200 मिलियन पीपल डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट फॉर सर्वाइवल। 200 मिलियन पीपल जो होंगे वो फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए। GIM's participatory approach can enhance rural employment and resource security। GIM मतलब ग्रीन इंडिया मिशन का जो पार्टिसिपेटरी अप्रोच है वो रूरल एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाएगा और रिसोर्स सिक्योरिटी को भी बढ़ाएगा। बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, फोकस ऑन नेटिव स्पेसीज रिस्टोरेशन, नेटिव स्पेसीज के रिस्टोरेशन पे फोकस करेगा। रेजुवनेट करेगा इकोसिस्टम्स को, जैसे मैंग्रोव्स को, अरावलीज को एंड हिमालयन कैचमेंट्स को। इंटीग्रेटेड प्लानिंग, वर्क इन सिनर्जी विद कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कैंपा के साथ सिनर्जी में वर्क करेगा। नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी, अब कैंपा देखो, कैंपा जहां भी पेड़ काटा जाता है, पेड़ काटने के बाद वहां पे वापस उसकी जगह पे कहीं और वो ट्रीज लगानी होती है, तो ट्रीज लगाने के लिए जो फंड मिलता है, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन, जहां पेड़ काटा गया उसको कहीं और अफॉरेस्टेशन करने के लिए जो फंड बना है उसको हम क्या बोलते हैं, कैंपा। तो ग्रीन इंडिया मिशन ऑब्वियसली कैंपा के साथ काम करेगा। एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री पॉलिसी के साथ काम करेगा। वाटरशेड प्रोग्राम्स के साथ काम करेगा। व्हाट इज द फ्यूचर एस्टिमेट अकॉर्डिंग टू द FSI के हिसाब से, द अप्रोच अलोन, ये जो अप्रोच है अप्रोच अलोन हैज द पोटेंशियल to sequester 1.89 billion tons of CO2 over approximately 15 million hectares। ठीक है, it estimates that by aligning ongoing scheme and intensifying afforestation efforts,
GIM can help India expand its forest and tree cover up to 24.7 million hectare. This would be enough to achieve a carbon sink of 3.39 billion tons for CO2 equivalent by कब तक 2030 तक। तो इसलिए GIM क्या है, सिग्निफिकेंट है। अब ये इंप्लीमेंट हो रहा है, इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या चैलेंजेस हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन गैप। Despite the Forest Rights Act, local communities are often excluded from decision making and benefit sharing. लोकल कम्युनिटीज जो होती हैं वो डिसीजन मेकिंग के लिए एक्सक्लूडेड होती हैं और बेनिफिट शेयरिंग उनको नहीं मिल पाता है। क्या लोकल कम्युनिटीज को हम बेनिफिट शेयर करते हैं क्या? है ना, पेड़ काट दिया वहां तो उनको, उनके साथ पेड़ जो कटा उसका कुछ पैसा मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना। 2006 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था पार्लियामेंट में जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। मतलब ट्राइबल एरियाज या मैं ऐसे बोलूं फॉरेस्ट एरियाज में रहने वाले जो भी लोग हैं उनको सर्टेन राइट्स दिए गए हैं, लैंड राइट्स दिया गया है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर राइट दिया गया है, फिर भी उन कम्युनिटीज का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। इकोलॉजिकल डिजाइन फ्लॉ, जो भी अगर आपने पेड़ काट दिया या कहीं और पेड़ को एफॉरेस्टेशन करना है तो हमारे अफॉरेस्टेशन में जो डिजाइन है उसमें फ्लॉज है। फ्लॉज क्या है? मोनोकल्चर, एक ही तरह के ट्री लगाना। फॉर एग्जाम्पल यूकेलिप्टस ही लगाते जाओ। अब आप सिंगल ट्री लगाओगे, जैसे जंगल में आप जंगल काट रहे हो तो जंगल में क्या एक ही तरह का ट्री होता है क्या? ये अलग अलग तरह के ट्री होते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है? मोनोकल्चर प्लांटेशन है, यूकेलिप्टस है, एकासिया है। जो अगर एक ही तरह के प्लांटेशन लगाओगे तो बायोडाइवर्सिटी डिग्रेड हो जाएगी, सॉइल जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिग्रेड हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी एंड सॉइल डिग्रेडेशन विल टेक प्लेस। ठीक है, आगे बात करते हैं फाइनेंसिंग bottleneck. While the Campa fund hold nearly 95,000 crore, utilization remains inefficient. Utilization क्या रहता है? Inefficient रहता है. With some state spending less than 1/4 of allocation. कुछ state 1/4 of the allocation से भी कम खर्चा कर रही है। What is the institutional capacity? Limited ecological expertise within forest department impedes transition to biodiversity sensitive restoration. जहां इकोलॉजिकल एक्सपर्टीज लिमिटेड होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी सेंसिटिव रिस्टोरेशन होना, ट्रांजिशन मुश्किल रहता है। और इन सब चीज़ों का जो भी प्रोजेक्ट होगा उनका मॉनिटरिंग, है ना, सर्वाइवल रेट, क्या क्या पेड़ लग रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं कि नहीं, ये स्पेसिस डाइवर्सिटी हो रहे हैं कि नहीं, ये सब इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस है। गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट लिया? ग्रीन क्रेडिट मार्केट बेस्ड इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया अक्टूबर 2023 में to incentivize voluntary environmental action by issuing and trading green credit. ग्रीन क्रेडिट को इशू करते हुए वन रूल्स, वन संरक्षण एवं संवर्धन, वन संरक्षण। तो इसमें क्या होगा? कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट होगा और फायर का प्रिवेंशन। जंगलों में आग बहुत लगती है, फॉरेस्ट फायर बहुत होता है, उसको रोकने का काम किया जाना होगा। इंटीग्रेशन विद कैंपा एंड एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम एनहांसेस फाइनेंशियल एंड इकोलॉजिकल कोहेशन अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस। फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग कराई जानी चाहिए जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं। अब वे फॉरवर्ड क्या है? कम्युनिटी लेड रेस्टोरेशन। कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। कम्युनिटी कहाँ इन्वॉल्व है? फॉरेस्ट राइट एक्ट में। कम्युनिटी कहाँ इन्वॉल्व है? पंचायती राज में। इकोलॉजिकल अप्रोच लेना चाहिए। प्रायोरिटाइज नेटिव एंड साइट स्पेसिफिक स्पीसीज। इंटीग्रेट लैंडस्केप लेवल प्लानिंग एंड रीस्टोर इकोलॉजिकल फंक्शन। इकोलॉजिकल फंक्शंस को क्या करे? रीस्टोर करे। एफिशिएंट फंड यूटिलाइजेशन। कैंपा को, GIM फंड डिस्बर्समेंट को परफॉर्मेंस लिंक कर देना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी चाहिए थ्रू पब्लिक डैशबोर्ड्स। कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेन फॉरेस्ट स्टाफ इन रीस्टोरेशन इकोलॉजी, लेवरेजिंग इंस्टीट्यूट लाइक इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फाइनेंसिंग इनोवेटिव हो, कार्बन क्रेडिट मार्केट को प्रमोट किया जाए, ग्रीन बॉन्ड्स को प्रमोट किया जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट किया जाए। टॉपिक नंबर 2, साइट्स वेरिफिकेशन रिपोर्ट। अब देखो साइट्स क्या है, व्हाट इज साइट्स? ठीक है, साइट्स जो है एक एजेंसी है ना, ठीक है, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इंडेंजर्ड स्पीसीज उनका ग्लोबल ट्रेड, उनका जो वर्ल्ड में ट्रेड हो रहा होता है, ग्लोबल ट्रेड, उसको रेगुलेट करती है, रेगुलेट, है ना। जो वाइल्ड लाइफ का जो ग्लोबल ट्रेड है उसको रेगुलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चीता आ रहा है, चीता को लाया जा रहा है कहाँ से? नामीबिया से लाया जा रहा है इंडिया में, तो वो चीता जो लाया जा रहा है, अच्छी बात है, ट्रेड हो रहा है एक कंट्री दूसरी कंट्री के बीच, बट साइट्स ने जो गाइडलाइंस दिए हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा।
ठीक है, चीता के अलावा चीता, गोरिल्ला, अलग अलग जगह आप अलग अलग जगह पे जाओगे, चीता का तो बहुत न्यूज बना था, गोरिल्ला और बहुत सारे और चीजें, स्नो लेपर्ड, ओरंगुटान, ये सब हम लाते रहते हैं और अपने यहाँ जू में लाके रखते रहते हैं कि जू का जो इनकम होता है बढ़ता रहे, लोग आए और गोरिल्ला देखें, खुश हो जाएं, 50 रुपए दें अपना जू के देखने के लिए और चले जाएं। तो ये ट्रेड तो हो रहा है, बट साइट्स ने इंडिया के लिए एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट दिया है कि इंडिया जो है ना, जो भी ट्रेड कर रहा है दूसरे कंट्री से, जो एनिमल्स ला रहा है, वो उसमें बहुत सारे लैप्सेस हैं, बहुत सारी चीजें इंडिया फॉलो नहीं कर रहा है जो इंडिया को फॉलो करनी चाहिए। अ वेरिफिकेशन मिशन बाय द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इसका नाम क्या है, साइट्स। साइट्स हैज अर्ज्ड इंडिया टू हॉल्ट वाइल्ड लाइफ इंपोर्ट्स especially of critically endangered species such as gorillas, orangutan, chimpanzee and snow leopard। सीधे हॉल्ट करने को बोल दिया कि इंपोर्ट करो ही मत। क्यों नहीं इंपोर्ट करो? क्योंकि हम इंडिया वाले ड्यू डिलिजेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ ट्रेड इलीगल भी हो रहा है ना, और उसको कैप्टिव ब्रीडिंग का नाम दिया जा रहा है। कैप्टिव ब्रीडिंग मतलब, है ना, कैप्टिव मतलब छुपा के ब्रीडिंग कराना, छुपा के मतलब आपका किसी इनक्लोज्ड स्पेस में ब्रीडिंग कराना है, जिसको कैप्टिव ब्रीडिंग के नाम पे इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहा है। साइट्स का फुल फॉर्म आपको बता ही दिया। साइट्स वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। 3 मार्च 1973 को साइट साइन हुआ था, काफी पहले 1975 में फोर्स में आ गया था। साइट्स का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है, और यूनाइटेड नेशन का एनवायरमेंटल प्रोग्राम इसको एडमिनिस्टर करता है। करेंटली 185 मेंबर कंट्रीज उसकी मेंबर है, इंडिया भी मेंबर है। इंडिया मेंबर उसका 1976 में बना था। इट एम्स टू इंश्योर इंटरनेशनल ट्रेड को इंश्योर करता है वाइल्ड एनिमल्स में एंड प्लांट्स में जिनका सर्वाइवल थ्रेटन नहीं हो। प्रमोट्स ट्रेड दैट इज लीगल, वैसा ट्रेड प्रमोट करता है जो लीगल हो, लीगल के साथ साथ सस्टेनेबल हो, ट्रेसेबल हो, एनिमल कहां से कहां जा रहा है दैट शुड बी ट्रेसेबल, सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब साइट्स के अंदर अलग अलग अपेंडिक्स, अलग अलग लिस्ट है। अपेंडिक्स 1, लिस्ट 1 में वैसे स्पेसीज हैं जो एक्सटेंशन से थ्रेटेंड है, उनका ट्रेड हाईली रिस्ट्रिक्टेड है ना, कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हाईली रिस्ट्रिक्टेड है। अपेंडिक्स 2, स्पेसीज नॉट इंडेंजर्ड बट नीड कंट्रोल ट्रेड, उनका ट्रेड क्या है, कंट्रोल्ड है। अपेंडिक्स 3, स्पेसीज प्रोटेक्टेड बाय एटलीस्ट वन कंट्री दैट सीक्स कोऑपरेशन टू रेगुलेट ट्रेड, है ना। अब चेंजेस टू अपेंडिक्स 1 एंड 2 आर मेड एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जब भी चेंजेस करना होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जब मीटिंग होती है, चेंजेस करने होते हैं, है ना, अपडेट किया जाता है। इंडिया ने भी साइट्स जैसा अपने इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बनाया था, विच मैंडेट्स दैट नो जू कैन एक्वायर और ट्रांसफर एनिमल्स एक्सेप्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड जू and only after obtaining import export permission from designated sites authority। sites authority import export का अगर परमिशन देंगे तो ही जाके इंडियन जू जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकती है। अब अभी साइट्स का जो वेरिफिकेशन मिशन है उसने इंडिया में क्या पाया, इंडिया में पाया सेवरल इंपोर्ट्स टू इंडिया यूज द सोर्स कोड सी, जिसको हम बोलते हैं कैप्टिव ब्रीडिंग, एंड पर्पस कोड जेड, और पर्पस कोड जेड even when originating from countries with no established captive breeding facilities, है ना, जहां पे कोई captive breeding facilities established ही नहीं है। Possible illegal sourcing, animals like chimpanzee, gorilla, cheetah, jaguars were imported from nations such as Iraq, Syria, Haiti and Mexico, countries not known for legitimate breeding program। ये countries legitimate breeding program के लिए जानी नहीं जाती हैं। Contradictory records, discrepancies between invoices from exporter countries जो invoices दे रही हैं वहां पे discrepancies पाई गई, and India's official statements pointed to potential misreporting of trade। potential क्या हो रहा है, trade purposes का misreporting चल रहा है। Concern on due diligence, the mission observed that Indian authorities issued import permits without sufficient verification of animals' origin, undermining the Wildlife Protection Act स्टेपुलेशन दैट जू में ओनली ट्रेड विथ रिकॉग्नाइज्ड फैसिलिटीज। मतलब सीधे सीधे हम लोग अच्छा काम तो नहीं कर रहे हैं, कैप्टिव ब्रीडिंग जू इनके नाम से हम एनिमल्स को खरीद रहे हैं, है ना, और अच्छे से लेजिटिमेट ब्रीडिंग प्रोग्राम हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है, जो भी पेपर वर्क है उसमें डिस्क्रिपेंसीज है।
तो इसके लिए ये एक इन्वायरमेंटल गवर्नेंस का कंसर्न बनता है, इंडिया के लिए बहुत भारी रेपुटेशन रिस्क है। इंडिया एक साइट्स का सिग्नेटरी है, मस्ट अपहोल्ड इंटरनेशनल नॉर्म्स ऑन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। एनी लैक्सिटी, लैक्सिटी मतलब लैप्स, एनी लैक्सिटी कुड हार्म इट्स ग्लोबल कंजर्वेशन क्रेडिबिलिटी, और बायोडाइवर्सिटी को भी थ्रेट होगा। इलीगल ट्रेड डिस्गाइज्ड एज कैप्टिव ब्रीडिंग फील्ड्स, poaching in source countries and undermines conservation of critically endangered species. Policy contradiction. India's domestic wildlife law is stricter than CITES. इंडिया का जो डोमेस्टिक वाइल्ड लाइफ लॉ है वो साइट से क्या है, स्ट्रिक्टर है, बट वीक इन्फोर्समेंट एंड प्रोसीजरल लैप्सेस रिस्क ब्रीचिंग बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। ठीक है, बट वीक इन्फोर्समेंट अगर होता है, प्रोसीजरल लैप्सेस अगर होता है, तो उसकी वजह से डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन क्या होता है, ब्रीच होता है। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? स्ट्रेंथन ड्यू डिलिजेंस प्रोटोकॉल, ड्यू डिलिजेंस प्रोटोकॉल को स्ट्रेंथन करना। एस्टैब्लिश एन इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स टू वेट ऑल फ्यूचर वाइल्ड लाइफ इंपोर्ट विथ रियल टाइम साइट्स डेटा वेट चेक्स, है ना। एक इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स एस्टैब्लिश करना टू वेट ऑल फ्यूचर वाइल्ड लाइफ इंपोर्ट, जो भी फ्यूचर वाइल्ड लाइफ इंपोर्ट है उसको वेट करने के लिए, विथ रियल टाइम साइट्स डेटाबेस चेक। पॉज इंपोर्ट्स टेम्पोरली, इंपोर्ट्स को टेम्पोरली क्या करना है, पॉज करना होगा। ठीक है, ट्रेसिबिलिटी को, ट्रेस एक एनिमल एक जगह से दूसरी जगह कहाँ जा रहा है, कस्टम ऑफिसर कौन है, एनवायरमेंट कहाँ जा रहा है, ट्रेसिबिलिटी को डिजिटाइज करना होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करना होगा। ट्रेन इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड जू अथॉरिटीज इन साइट्स कंप्लायंस, स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पब्लिक ट्रांसपेरेंसी, मैंडेट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल वाइल्ड लाइफ इंपोर्ट डेटा एंड एसोसिएटेड परमिट्स फॉर अकाउंटेबिलिटी। लास्ट टॉपिक, अफगानिस्तान अर्थक्वेक। अफगानिस्तान में अर्थक्वेक बहुत आता है ना। अर्थक्वेक, अब देखो अर्थक्वेक तो समझते ही हो, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी जो अर्थ के बीनीथ से होता है। ये अर्थ जो है, अर्थ अलग अलग प्लेट्स से मिलकर बना होता है ना, अलग अलग प्लेट्स से मिलकर बना होता है, जिनको हम क्या बोल देते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स बोल देते हैं। ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं आपस में जब टकराते हैं, ठीक है, जब दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो, जब दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स अपोजिट मूव कर रहे हो, और दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स साइडवेज मूव कर रहे हो, तो ऐसे मूव करने में एक दूसरे से टकराते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी गैप क्रिएट होता है। ठीक है, और ये सब जब क्रिएट होता है, यहाँ पे कन्वर्जेंट जोन बोल सकते हो, यहाँ पे डाइवर्जेंट जोन बोल सकते हो। जब ऐसे जोन क्रिएट होते हैं, इनके टकराने से इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, वो सरफेस पे भी आती है, जिसके वजह से वो वेव को फॉर्म में आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, अब अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं कि इतना ज्यादा अफगानिस्तान में, अब ये कॉन्टिनेंटल प्लेट, कॉन्टिनेंटल जो प्लेट्स हैं आपका, प्लेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। 6.3 अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक मिला, कहाँ पे मिला, अफगानिस्तान के मजार शरीफ में रिसेंटली आया था। अर्थक्वेक के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अर्थ के अंदर फॉल्ट जहां होने से, है ना, कहीं पे टेक्टोनिक प्लेट्स जब जहां टकरा रहे हैं वहां से एनर्जी रिलीज होती है, उस जगह को हाइपोसेंटर बोलते हैं, फोकस भी बोलते हैं, और जहां एनर्जी पहुंचती है अब ऊपर सरफेस पे, उसको एपिसेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हाइपोसेंटर एंड एपिसेंटर। अब जब ये एनर्जी निकल रही होती है, पहुंच रही होती है, ये वेव्स के फॉर्म में पहुंचती है, वेव्स के फॉर्म में पहुंचती है, और वेव्स जो पहले पहुंचता है उसको प्राइमरी वेव बोलते हैं, जो बाद में पहुंचता है उसको सेकेंडरी बोलते हैं। जो पहले पहुंचता है प्राइमरी, वो सॉलिड लिक्विड से पास करता है, सॉलिड लिक्विड। तो अर्थ क्या है, अर्थ ऊपर की साइड में सॉलिड है, अंदर की टाइल में मॉल्टेन लावा हो जाता है, मॉल्टेन लावा तो लिक्विड होता है, उधर से भी पास करता है। जो बाद में वेव आता है उसको सेकेंडरी वेव बोलते हैं, और सेकेंडरी वेव सॉलिड से पास नहीं करता है। ठीक है, सॉरी, लिक्विड से पास नहीं करता है, वो सिर्फ सॉलिड से पास कर रहा होता है। ठीक, तो इसी की वजह से अब हम बात करते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ फॉल्ट लाइंस की वजह से, है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से कहाँ कहाँ अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा हैं। पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, जहाँ पे अभी हम लोग रह रहे हैं, गुवाहाटी भी उसमें इंक्लूडेड है, जम्मू कश्मीर रीजन, हिमाचल रीजन, ठीक है, थोड़ा सा बिहार का रीजन, गुजरात का रीजन, ये सारे रीजन है जहाँ हाई अर्थक्वेक जोन है, जिसको जोन 5 बोला जाता है। फिर जोन 4 में दिल्ली वगैरह आता है, जोन 3 में तमिलनाडु केरला वगैरह आता है। अफगानिस्तान में इतना क्यों आता है, अफगानिस्तान में पामीर नॉर्थ, देखो जो ये इंडियन ओशन है, सॉरी पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन के किनारे किनारे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके टकराने से बहुत सारा अर्थक्वेक होता है, सुनामीज होती है, वोल्केनोज होता है, जिसको रिंग ऑफ फायर बोलता है।
रिंग ऑफ फायर के बाद दूसरा जो इंडियन प्लेट्स है, यूरेशियन प्लेट्स है, अरेबियन प्लेट्स है, ये मिलती है किधर जाके, अफगानिस्तान के अराउंड, है ना। और वहां पे बहुत ज्यादा एक तरह से सिस्मिकली एक्टिव जोन क्रिएट करती है। हिंदू कुश पामीर माउंटेन्स वहां पे बनता है, एल्पाइड बेल्ट वहां पे बनता है, ठीक है। अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट सब जाके वहां पे टेक्टोनिक फोर्सेस कन्वर्ज करती हैं। तो हिंदू कुश माउंटेन बनता है और वहां पे एक तरह से नेचुरली अर्थक्वेक की टेंडेंसीज बनती है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स मैंने बता दिया, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। डाइवर्जेंट जब प्लेट्स दूर जा रहे हो, कन्वर्जेंट पास आ रहे हो, ट्रांसफॉर्म मतलब साइडवेज जा रहे हो। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी ऐसे जगह में बने वो सिस्मिक रेसिस्टेंट हो, और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर का रेट्रोफिटिंग किया जाए, पुराने बिल्डिंग्स का रेट्रोफिटिंग किया जाए कि बेसिक 6-7 मैग्नीट्यूड वाले अर्थ के तो वो ऐसे ही सह जाए। मॉनिटरिंग इंप्रूव करना होगा, अर्ली वार्निंग देना होगा, स्ट्रेंथनिंग सिस्मिक नेटवर्क एंड एम्प्लॉइंग रिमोट सेंसिंग फॉल्ट मैपिंग, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल एंड कम्युनिटी को प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिल्डिंग लोकल कैपेसिटी थ्रू अवेयरनेस कैंपेन देना पड़ेगा, मॉक ड्रिल्स एंड ट्रेनिंग फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स, enhancing the capacity of Afghan National Disaster Management Authority in coordination with international partners. इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना होगा, सपोर्ट फ्रॉम यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, जीएफडीआरपीआर एंड रीजनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फ्रेमवर्क कैन हेल्प बिल्ड कैपेसिटी एंड शेयर टेक्नोलॉजी। अब ये सारे हो गए टॉपिक्स। अब मुझे बताइए, विथ रेफरेंस टू द ग्रीन इंडिया मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 3 स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं, पढ़िए, पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। सेकंड, साइट्स, अभी अभी पढ़ा ना अपने साइट्स, ये 3 स्टेटमेंट पढ़िए, पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। और ये थर्ड, अफगानिस्तान के बारे में 3 ऑप्शन पढ़िए, आंसर बताइए पॉज करके। ये लास्ट दिन जो हम लोगों ने एमसीक्यूज किया था हाई सीज ट्रीटी के ऊपर, फिर हमने केरला के ऊपर, केरला की पॉवर्टी और इंटीग्रेटेड सोहरा टूरिज्म के ऊपर, ये 3 एमसीक्यू के तीनों आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल, और आज का डीसीए यही खत्म होता है। थैंक यू, जय हिंद।